आखिरकार कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल ने वफाकी हुकूमत को भी नई पाबंदियां लगाने पर मजबूर कर दिया। कारोबारी औकात को एक बार फिर महदूद कर दिया गया है। कोरोना मुतासरा इलाकों में हफ्ते में 2 दिन तिजारती सरगर्मियां बंद रखी जाएंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में होने वाले फैसलों पर बात करते हुए सरबराह NCOC असद उमर ने कहा, वज़ीर आज़म की जानिब से पाबंदियों की मंजूरी के बाद अहम शहरों में नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिसके तहत हफ्ते में 2 रोज बाजार बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में इनडोर डाइनिंग बंद करने का भी फैसला किया गया है, जबकि होम डिलीवरी की 24 घंटे इजाजत होगी। असद उमर के मुताबिक नई पाबंदियों का इतलाक 3 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। कारोबार के लिए औकात रात 8 बजे तक करने का फैसला किया गया है। हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखेगा। छुट्टी वाले दिन का फैसला सूबे खुद करेंगे। 3 अगस्त से यानी कल से इनका इतलाक होगा और 31 अगस्त तक ये चलेंगे। फैसले क्या है जी? मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाज़त जिनकी दी गई थी, उसको वापस 8 बजे तक। 1 दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी। दफ्तर में 50% अटेंडेंस होगी, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम का होगा, तो वही 50% की पॉलिसी दोबारा से लागू की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 70% कैपेसिटी के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ऑपरेट करने की इजाजत थी, उसको कम करके 50% पे किया जा रहा है। NCOC के सरबराह का कहना था कि मस्बत केसेस की शरह में इंतहाई तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। इसीलिए रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, एबटाबाद, कराची और हैदराबाद में 8 अगस्त तक पाबंदियां लगाई जा रही हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने पहले ही यकुम से 8 अगस्त तक सूबे भर में लॉकडाउन नाफिज कर रखा है। सिंध में तमाम बड़ी मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि सब्जी और राशन वगैरह की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रह सकती हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत के लॉकडाउन की मुसलसल मुखालिफत की जा रही है। वज़ीर आज़म भी सिंध हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन के नुकसानात गिनवा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है कि देखें, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो अपने ज़हन में डाल लें कि आप लोगों को भूखा रखेंगे, और अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। हमने दूसरी तरफ देखना है कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे, और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, जो फिर दिहाड़ीदार है, खास तौर पर जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में? मुल्क भर में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा तीसरी तेजी से फैल रही है। यौमिया मस्बत केसेस की शरह 8.5% से तजावुज कर गई है। यकुम अगस्त को 4 माह बाद पहली मरतबा 5000 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि आज भी 4800 से जायद कोरोना केसेस की तस्दीक की गई है। 8% की शरह के बाद आज NCOC ने महदूद पैमाने पर पाबंदियां लगा दी है, लेकिन सिंध में यह शरह 15%, जबकि कराची में 25% को छू रही है। तो क्या वायरस के फैलाव की इस खौफनाक शरह के बाद भी सख्त इकदाम नहीं करने चाहिए थे? क्या वफाकी हुकूमत के इकदाम से कोरोना की चौथी लहर पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी? और क्या वाकई कोरोना की भारतीय किस्म पाकिस्तान में तेजी से फैल रही है? इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नाशीद हामिद, उनके साथ मौजूद है माहिर अमराज डॉक्टर गजाला रूबी साहिबा, जो इस वक्त हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट्स मौजूद है। बल्कि मैं सबसे पहले आगाज करूंगा डॉक्टर साहबा आपसे, डॉक्टर नाशीद साहिबा आपसे ये बताइएगा, सिंध गवर्नमेंट पे तो आपकी तनकीद थी कि वो पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं, लॉकडाउन मत लगाएं, उससे मिलती जुलती पाबंदियां आपने लगा दी हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए जी, सिंध ने जब इनिशियली पाबंदियों का अनाउंस किया था तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ वो गए थे और टोटल लॉकडाउन की तरह की सिचुएशन थी। बाद में फिर उन्होंने लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, या जिस तरह से भी उनके हालात बने कि उन्होंने उन पाबंदियों में नरमी की थी। हमारी वाली पाबंदियां जो आज असद उमर साहब ने अनाउंस की हैं, ये मैं समझती हूँ कि ये एक लाइटर फॉर्म है और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मईशत का पहिया जो है वो चलता रहे। सिर्फ 2 दिन हफ्ते में मार्केट्स को बंद किए, 5 दिन मार्केट्स भी ओपन होंगी, सिर्फ उनके टाइमिंग्स को थोड़ा कम किया गया है और वक्त की जरूरत के मुताबिक ज़ाहिर इंडोर डाइनिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह, वो चूंकि जिस तरह से केसेस बढ़े, पर
सिंध ने जो इनिशियली पाबंदियां लगाई थी उसका वो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टर वर्जन था जी। अच्छा, मैं ये ठीक है, आप इसकी जस्टिफिकेशन दे रही हैं, लेकिन डॉक्टर गजाला साहिबा मैं आपकी तरफ आता हूँ, टेस्ट भी आप लोग देख रहे होते हैं, मरीज भी आ रहे होते हैं, क्या मामलात उस तरफ जा रहे हैं? डेल्टा वेरिएंट मजीद कितनी तबाही मचाएगा? और जो अभी लॉकडाउन मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है वो काफी है या इससे मजीद सख्त लेना पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू हैदर फॉर इनवाइटिंग मी। डेल्टा वेरिएंट ये इंडियन वेरिएंट है और इंडिया से ही आया है और इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। और उसके बाद एक स्टडी आई है CDC की, जो कि सेंट्रल डिजीज़ कंट्रोल अदारा है, उसने अमेरिका में एक स्टडी की है जिसमें 74% वो केसेस पॉजिटिव हुए हैं 7 जुलाई से 17 जुलाई के दरमियान, जो कि वैक्सीनेटेड थे एक्चुअली। तो इसका मतलब है कि वैक्सीनेटेड, उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे और वो गैदरिंग में थे और ये सब कुछ देखा गया। और उसके बाद जब उनको टेस्ट किया गया तो दे वर हैविंग द डेल्टा वेरिएंट। और वो सब लोग जो ये तासुर दे रहे हैं कि SOPs की ज़रूरत नहीं है वैक्सीनेटेड लोगों को, या बिल्कुल खुलेआम कर देना चाहिए सब कुछ, पाबंदियां ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में अब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं है। ज़ाहिर है कि आपने अब 1.5 साल हो गया है, दूसरा साल ख़त्म होने को है, आप इसी की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज़ नाउ गोइंग टू बी एंडेमिक, नॉट द पैंडेमिक। सो अब आप ना सारी ज़िंदगी स्कूल क्लोज कर सकते हैं, ना सारी ज़िंदगी एजुकेशन क्लोज कर सकते हैं, ना सारा कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हो सकता है इतने अरसे के लिए। तो ये SOPs के साथ ही हमें चलना पड़ेगा। तो लोगों को भी खुद थोड़ा सा शऊर देना पड़ेगा, कुछ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लोगों को बताना पड़ेगा कि हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से आप लोगों की भलाई की वजह से नहीं जा सकते। तो इसलिए मास्क पहने, एक दूसरे से फासले पे रहें, और जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे उनको फोर्स करना चाहिए कि वो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में रोज़ाना के रोज़ाना केसेस बढ़ रहे हैं और सबसे पहले हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं वो इन्फेक्ट होते हैं उससे। कल भी हमने कोई 13% और आज 14% रिपोर्ट किया है, जो कि एक हॉस्पिटल का डाटा मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें जाहिर है कि पेशेंट्स भी होते हैं जो कि प्री ऑप के होते हैं, पोस्ट ऑप के होते हैं, उसमें जो सिम्टोमेटिक भी होते हैं, कुछ एसिम्टोमेटिक भी होते हैं। तो इसलिए SOPs पर हमें ज़रूर अमल करना चाहिए। मास्क ऑफ करने का भी मत सोचें कि अगर आपकी ज़िंदगी चल रही है रूटीन में तो आप SOPs के साथ उसको चलने दें। और अगर वैक्सीन की सहूलत अवेलेबल है फ्री ऑफ चार्ज, और अब अमेरिका ने एक उसकी कैटेगराइजेशन कर दी है, CDC ने ही बल्कि की है कि चाइनीज वैक्सीन को पहले 4 नंबर पे कहा गया है, उसके बाद 5वें नंबर पे एस्ट्राजेनेका, और उसके बाद फर्दर वैक्सीन आई हैं। क्यों? कि जब उन्होंने ये देख लिया डाटा कलेक्ट करके 6 मंथ्स का, तो उसमें उनको पता चला है कि इसके सबसे कम साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आपकी करीब 3 जगहों पे, वहाँ पे वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपके वर्कर्स हैं, आपके अंडर जो लोग काम करते हैं, आपके सर्वेंट्स हैं, लो क्लास हैं, सबको मोटिवेट करें टू गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर नौशीन साहिबा, ये अब क्या इससे आगे भी पाबंदियां लग सकती हैं? क्या अभी जो स्टेज है डेल्टा वेरिएंट की, जिस तरह ये फैल गया है पाकिस्तान में, ये कंट्रोलेबल है? और अगर खुदा ना खास्ता ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जैसे कि हमने भारत में हालात देखे थे, आर वी प्रिपेयर्ड इनफ टू डील विद इट? देखिए जी, इसमें सबसे पहले बात तो ये कि जो डिसीजंस भी होते हैं वो डेली बेसिस के ऊपर होते हैं। जो डाटा NCOC के पास मॉर्निंग में आता है पूरे मुल्क से, और उसमें ट्रेंड्स देखे जाते हैं कि कौन सा एरिया ज़्यादा इफेक्टेड है, हॉटस्पॉट्स किधर हैं, और कौन सी प्रोविंसेस या कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें ज़्यादा इफेक्टेड हैं। आज भी जो पाबंदियाँ लगी हैं वो आपके इल्म में होगा कि वो लिमिटेड शहरों में लगी हैं जिनके अंदर हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेशियो है, जिसमें लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, रावलपिंडी है। तो इसी तरह से KP के भी लिमिटेड शहरों में लगी है। तो ये टोटल नहीं किया गया, तो इसलिए ये डाटा डिपेंडेंट है कि जिस तरह हमारे पास फिगर्स आते हैं, हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई होते हैं, तो उसके मुताबिक ये डिसीजंस लिए जाते हैं। तो हर ऑप्शन जो है वो टेबल के ऊपर होती है। जाहिर है कि जिस वक्त अगर खुदा ना खास्ता हमें इसमें इम्प्रूवमेंट ना लगी इन पाबंदियों के साथ, तो इससे स्ट्रिक्टर मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। मगर
ये देखें तमाम चीज़ें उस वक्त इफेक्टिव होती हैं जब अवाम भी जिम्मेदारी का सबूत दे। इस वक्त हमारे 70% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं, और डेल्टा वेरिएंट वो है जो कि बहुत ईजिली ट्रांसमिसिबल है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है, और ज़रा सी भी कोई गैदरिंग हो, और इवन कुछ मास्क ऐसे होते हैं कि अगर वो टाइट मास्क ना हो और उनमें से आपकी ब्रीदिंग बाहर आ रही है तो वो उसके ज़रिए भी फैलता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस वक्त जरूरत है कि इस तौर पर घर से निकलना अवॉइड करें, और जो हुकूमत ने पाबंदियां बताई हैं उसको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें, क्योंकि वैक्सीनेशन जब तक हमारे डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन ड्राइव आपकी तरफ से तो बहुत अच्छी चल रही है, सही चल रही है, कोई शक नहीं, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस कैंपेन भी चल रही है, लेकिन उनको पुश करने के लिए, उनको मजबूर करने के लिए कुछ इकदाम की तजवीज पहले भी थी, जैसे कि सिम कार्ड ब्लॉक करना या कुछ और ऐसे मेजर्स, तो उनकी तरफ क्यों नहीं सोचा जा रहा? क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि लार्जर पोर्शन ऑफ पीपल दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बी गेट वैक्सीनेटेड। देखिए, मैं अब आपको ये बताऊं कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। एक तो हुकूमत ने अपनी कैपेसिटी भी बिल्ड की है वैक्सीनेशन की। आपके पहले जो 1 करोड़ लोग थे वो 113 दिनों में वैक्सीनेट हुए थे, दूसरा करोड़ जो था वो आपके 28 दिनों में हुआ था, और ये जो तीसरा करोड़ अभी हुआ है ये 16 दिनों में हुआ है, यानी पिछले 6 दिन में 50 लाख लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हुए हैं। तो ये शो कर रहा है कि अब लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, और हमने कराची में भी जो ट्रेंड देखा है एक्सपो सेंटर पे, चाहे वो एक बहुत मिसहैप था, मगर दैट शोड कि अब लोग तैयार हैं वैक्सीन लगाने को। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ने इस वक्त हमारे 3000 जो हैं वो तकरीबन 2600 तो हमारे सेंटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, और उसके अलावा 3000 मोबाइल यूनिट्स जो हैं वो अब डोर टू डोर फिर रहे हैं और गलियों में फिर रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन मैं समझती हूँ कि जो 3 करोड़ को क्रॉस किया है, ये इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसमें मजीद तेजी आएगी, और जो हमारा टारगेट था कि तक हम अपनी % एलिजिबल पॉपुलेशन को लगाएं, अगर हम उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तभी हम इस फैलाव को रोक सकेंगे, वरना उस वक्त तक मैं इसी नुक्ते पे डॉक्टर गजाला साहबा का एक बड़ा ब्रीफ सा कमेंट चाहूंगा। डॉक्टर साहबा, ये हुकूमत का एक मौक़िफ़ है कि अगर हम 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर लेते हैं तो हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लेंगे। डॉक्टर साहबा, ये हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के बाद क्या सूरत हाल होगी? क्या हम एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेंगे? जी इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। और दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में ये देखें ना, उन्होंने फर्स्ट डोज लगा के तो मैक्सिमम पॉपुलेशन को कवर किया है। हमारे यहाँ तो फिर भी 21 दिन का टाइम दिया जाता है सेकंड शॉट के लिए, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा है इवन यूके में 90 डेज का टाइम दिया जाता है दूसरे शॉट के लिए। तो हमने बड़ी जल्दी 3 करोड़ से ज़्यादा का हदफ पूरा कर लिया। तो इसी तरह आपको मीडिया के ज़रिए भी आप लोग कर भी रहे हैं। मैं आपके तवस्सुत से लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी और आपको भी कहूँगी कि आप थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करें कि जितनी जल्दी हो सकता है उसको ये वैक्सीन लगवाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके कीमती वक्त और आपकी कीमती राय का। डॉक्टर नौशीन साहबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। तालीम में तबकाती तकसीम खत्म करने के लिए एक बहुत ही अहम कदम उठा लिया गया। कोई सरकारी स्कूल हो, मदरसा हो या बहुत ही महंगा निजी स्कूल, अब सब बच्चे एक ही निसाब पढ़ेंगे, एक ही किताब होगी, एक ही कोर्स होगा, एक ही जैसा इम्तिहान होगा। वॉइस ऑफ अमेरिका ने हुकूमती अददोशुमार का हवाला देते हुए बताया है कि पाकिस्तान में तकरीबन 3 लाख निजी और सरकारी स्कूल मौजूद हैं, जबकि रजिस्टर्ड दीनी मदारिस की तादाद 22,000 के करीब है, और हर स्कूल का निसाब दूसरे से मुख्तलिफ है। वालिदैन पहले हजारों रुपए फीस की मद में अदा करते हैं, फिर हजारों रुपए की किताबें स्कूल की मुंतखब करदा दुकान से खरीदना पड़ती हैं, बाद में ट्यूशन फीस अलग से अदा करते हैं, तब कहीं जाकर बच्चे इम्तिहान देने के काबिल होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हुकूमत यकसा निज़ाम तालीम को मरहलावार नाफिज कर रही है। पंजाब पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक यकसा निसाब तालीम नाफिज करने वाला सूबा बन गया। नए निसाब के तहत बाकायदा क्लासेस का आगाज आज से हो गया है। अब निजी स्कूल्स भी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स बोर्ड के मंजूर शुदा दरसी कुतुब इख्तियार करेंगे। इम्तिहान भी उन्हीं कुतुब से लिया जाएगा। खुद साख्ता गैर मुल्की निसाब या कोई और सिलेबस स्कूलों में पढ़ाने और इनका इम्तिहान लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यकसा निसाब तालीम नाफिज करने का मकसद यह है कि तमाम बच्चे एक ही सबक पढ़ें, ताकि जब वो अमली जिंदगी में कदम रखें तो इन्हें मौके भी यकसा ही मयसर हों। हुकूमत ने इसे मार्च से नाफिज करना था, क्योंकि तालीमी साल मार्च से शुरू होता है, लेकिन कोरोना की वजह से तालीमी साल अगस्त से शुरू हुआ।
इस वजह से ये निज़ाम अब नाफिज किया गया। पाकिस्तान के अंदर ये जो थ्री टियर सिस्टम चल रहा है, जो एजुकेशन अपार्टहाइड है, अमीर के लिए इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और फिर दीनी मदरसे, 3 डिफरेंट कल्चर्स एक मुल्क के अंदर आ रहे हैं। एक कोर एजुकेशन सिलेबस इंशाल्लाह मार्च 2021 में सारे पाकिस्तान में लागू हो जाएगा। यकसा कौमी निसाब में पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक के बच्चों को इस्लामियात बतौर मजमून पढ़ाई जाएगी। बच्चों को 30 सिपारों का नाजरा मुकम्मल करने के साथ 45 अहादीस भी याद करना होंगी। इससे पहले बच्चों को जनरल नॉलेज की कुतुब के साथ ही दीनियात से मुतारिफ कराया जाता था। शोबा तालीम से ताल्लुक रखने वाले चंद माहिरीन का कहना है कि निसाब से पहले तालीम के मयार पर तवज्जो देने की जरूरत है। हुकूमत का दावा है कि नए निसाब तालीम से तलबा के सीखने की सलाहियत बेहतर होगी। रट्टा लगाने के बजाय चीजें समझाने की तरफ तवज्जो दी जाएगी। इस निज़ाम तालीम में उर्दू ज़बान को फ़ौक़ियत दी गई है। तमाम मज़ामीन उर्दू में पढ़ाए जाएंगे, जबकि हिसाब और साइंस ये अंग्रेजी में पढ़ाए। तालीमी निज़ाम मुतारिफ तो करा दिया गया, लेकिन किताबों की छपाई और तकसीम अभी तक ताकीर का शिकार है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने यकसा निसाब तालीम नाफिज करने के फैसले को खुशाइन तो करार दिया है, लेकिन साथ ही इन खदशात का इजहार भी किया कि दीगर सूबे अभी इसे नाफिज नहीं कर रहे। किताबों का नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ताखीर से दिया गया, जिसकी वजह से बच्चों का कीमती साल जाया होने का खतरा। जब तक आपकी मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल नहीं है, एनओसी अभी 8-10 दिन हुए आपने दिए हैं, तो ये बड़ा अलमिया होगा कि हमारे बच्चों का जो 6 माह पहले सेशन को आगे करके जाया किया गया और मजीद अगर 6 माह मजीद बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी तो ये तो पूरा साल हमारे बच्चों का जाया होगा। यकसा निसाब तालीम से गरीब और मुतवस्सित तबके के ताल्लुक रखने वाले बच्चे भी अमीर बच्चों के बराबर तालीम हासिल कर सकेंगे। इस पर बात करेंगे प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्जा से। काशिफ साहब, सर क्या थॉट्स हैं आपकी? अच्छा कदम है, इसमें कोई शक नहीं, कुछ लूपहोल्स होंगे, मगर क्या राय है आपकी, किस तरह इंप्लीमेंट होना चाहिए इसे? देखिए, जहां तक कि तो इसकी फिलॉसफी है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बड़ा खूबसूरत एक नारा है सिंगल करिकुलम जो होना है, सिंगल नेशनल करिकुलम। ये तो हमारी अपनी डिमांड और पर्सन प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की थी साल से। और जो पीटीआई की गवर्नमेंट जिस वक्त इन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया था, तो उस वक्त तो इन्होंने बात की थी सिंगल एजुकेशन सिस्टम की, जिसका सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो उसका पार्ट है, जबकि इसके बाकी 3 पार्ट हैं। टीचर्स ट्रेनिंग है, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पढ़ाना है, इन्होंने नेक तालीमी अदारे बनाने हैं, इसमें इन्होंने टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग के वो प्रमोट करना है, तो वो तो उसका बाकी पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये था कि आपका अमीर गरीब का डिफरेंस ना हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तब जाके इसकी असल जो ताकत बनती है। पहली बात तो ये, हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस पे अप्रिशिएट करते हैं, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट के साथ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट अ सिंगल, इट्स नॉट अ नेशनल, क्योंकि सिंध ने, बलूचिस्तान ने इसे आपने किया, एचके ने कहा जी 35% हम अपना लगाएंगे। सिर्फ पंजाब और केपी के पूरा पाकिस्तान नहीं है, ना ही तो ये सिंगल बनता है और ना ही ये नेशनल बनता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने चले जैसे तैसे भी इन्होंने लगाया, नोटिफिकेशन करने से ये सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं होना, मार्केट में बुक्स नहीं है। आज की तारीख में गवर्नमेंट ने अब 8-10 दिन पहले तो प्राइवेट पब्लिशर्स को जो एनओसी दिए, 25 लाख बच्चों की किताबें गवर्नमेंट ने, टेक्स्ट बोर्ड ने प्रिंट की है। पंजाब के अंदर इस वक्त मैं आपको बताऊं, पूरे पाकिस्तान में 5 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से 2.5 करोड़ बच्चे का लगभग पंजाब अकेले में है। और पंजाब अकेले की अगर हम बात करें तो उसमें भी 1 करोड़ 29 लाख बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूलों के हैं। अब आप कैसे मदारिस को, स्कूल, प्राइवेट स्कूल को, पब्लिक स्कूल के इन बच्चों को, ये 2.5 करोड़ बच्चा जो है, 25 लाख की बच्चों की किताबें छापने से क्या 2.5 करोड़ बच्चे की जो किताब है वो आपने कर दी है? अच्छा, अगर आपने नहीं की तो आप किस तरह से करेंगे? 6 माह आपने हमारा जाया किए हैं इस नाअहली से। इमरान खान साहब को रिव्यू करना पड़ेगा अपनी टीम को, क्योंकि ये जो टीम है चले कारतूस से, ये तो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि आज मार्केट में बुक्स नहीं, और दूसरी तरफ इन्होंने नोटिफिकेशन किया कि जनाब जिस स्कूल ने इनकी ये बुक्स नहीं लगाई तो 20 लाख जुर्माना होगा और उसकी स्कूल की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होगी। तो सवाल ये फिर पैदा होता है कि जिन लोगों ने मार्केट में बुक्स को अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाना था, अगर उन्होंने यकीनी नहीं बनाया, उनका कितना जुर्माना होगा? और फिर इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? मेरा बच्चा 6 माह से सेशन उसका लेट किया गया है, अगले 6 माह बुक्स मार्केट में आनी नहीं है,
तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये इमरान खान साहब को नाकाम करने की एक चाल है, उनकी बेहतरीन एक फिलॉसफी को, आइडिया को, उनके नीचे जो उनकी एजुकेशन टीम है उसने टोटल फ्लॉप कर दिया है, और ये बड़ी बदकिस्मती होगी। एक और चीज इसमें ऐड कर लीजिए कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि हमारा अपना मुतालबा था कि कुरान पाक का नाजरा जो है वो और तर्जमे के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इमरान खान साहब को यहाँ भी हम अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने ये बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया। अभी कल ये इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया है और इन्होंने कहा कि जनाब ये जो कुरान पाक का जो पोर्शन है वो क्लास वाइज जो है वो लाजमी सब्जेक्ट है 50% का, जबरदस्त है। लेकिन उसका आपने होमवर्क क्या किया है? आपको 52 लाख जो है पंजाब के अंदर पब्लिक स्कूल हैं और 1,03,800 प्राइवेट स्कूल हैं, तो 1.5 लाख स्कूलों के लिए कितने टीचर आपने भर्ती किए? आप यकम को एक एडवर्टाइज करते हो, आप ऑन बोर्ड नहीं करते स्टेक होल्डर्स को, और एक इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो, उसके लिए टीचर्स कहां से आएंगे? उसको इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? 6 माह के अंदर उसको वेटेज कैसे दोगे? फिर सवाल ये भी है कि अगर वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए 50% का पोर्शन है, तो जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए आपने जो पोर्शन में जो क्या चीज एडिशन की है, तो ये बड़ी एक बेहतरीन जो फिलॉसफी होती है उसको अगर आप बुरे तरीके से लेकर आते हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो आप उसकी जो असल असास है उसको डैमेज कर रहे हो, जो कि है इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टर का विजन, जो कि उनकी टीम ने डैमेज किया है। हम दरख्वास्त करेंगे एक तो मार्केट में बुक्स की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए, दूसरा बजाय उन तालीमी अदारों को जुर्माने करने या स्कूल रजिस्ट्रेशन है मनसूख करने के, उन वजीर तालीम जितने भी हैं इससे जो एसोसिएट हैं, जो चले कारतूस हैं और जो जाली रस्तों हैं, उनको फारिग करें ताकि स्टेक होल्डर्स आए, तालीम का बैकग्राउंड रखने वाले लोग आएंगे, तो तभी इमरान खान साहब का जो विजन है वो अवाम तक जाएगा। तो हमारी दरख्वास्त है इसमें सिंगल नेशनल करिकुलम के साथ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन भरपूर साथ है, हम भरपूर साथ हैं। बड़ा जबरदस्त ये आपने इंट्रोड्यूस किया कुरान पाक का नाजरा और फिर तर्जुमे से पढ़ाना। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे राना सनाउल्लाह साहब, उनसे पूछेंगे शहबाज शरीफ साहब कंफ्यूज्ड क्यों हैं, और अगर शहबाज शरीफ साहब कंफ्यूज्ड हैं तो पूरी नून लीग का बयानिया कंफ्यूजन का शिकार क्यों है। शहबाज शरीफ साहब के हालिया इंटरव्यू पर बात करेंगे इस वक्फे के बाद। इन्हें गिरफ्तार किया गया, मुल्क से बाहर जाने से रोका गया, उनकी तमाम फैमिली को इश्तिहारी करार दिया गया, मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडर गिरफ्तारी के बाद रिहा हुए, सब कुछ तो तहबारा हो गया, लेकिन इनकी कंफ्यूजन वही है। नून लीग के आज़ाद कश्मीर इलेक्शन हारने के बाद कितने ही दिन खामोश रहे, यहाँ तक कि उनके इस्तीफे की खबरें भी आईं और फिर जब इंटरव्यू दिया तो वही कंफ्यूजन बरकरार रही। ये है शहबाज शरीफ साहब, इस्टेब्लिशमेंट के मिजाज आशना, मफाहमत के अलम बरदार, मज़ाहमत से बेजार, कभी इनके नाराज होने की खबरें आती हैं, कभी अफवाहें गर्म होती हैं कि शहबाज शरीफ पार्टी सदारत छोड़ चुके हैं, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर निकल जाने में कामयाब हो जाएं तो इसके पीछे शहबाज शरीफ की मफाहमत का हाथ तलाश किया जाता है। शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर जाते जाते गिरफ्तार कर लिए जाएं तो तज्जिया किया जाता है कि उनकी मफाहमत नाकाम हो गई। नून लीग को मिलने वाली हर आसानी को शहबाज शरीफ से मंसूब किया जाता है और हर मुश्किल की वजह मरियम नवाज और नवाज शरीफ बताए जाते हैं, और अब तो हुकूमत भी शहबाज शरीफ से राब्ते बढ़ाना चाहती है। शहबाज शरीफ के इंटरव्यू और इसके जवाब में एक वफाकी वजीर का बयान बहुत ही मानी खेज है। इस इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कुछ मुबहम और कुछ वाज़ेह बातें की हैं, कुछ इंकशाफात किए हैं, कुछ एतराफ़ात किए हैं, कुछ अफवाहों को झुटलाया है और कुछ सवालों के गोल मोल जवाब दिए हैं। इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने माजी की गलतियां भुलाकर आगे बढ़ने का मशवरा दिया, हुकूमत की जानिब से भी मस्बत जवाब आया। वफाकी वजीर शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को माजी भुलाकर मुज़ाकरात करने की दावत दे दी। शहबाज शरीफ माजी को भुलाने की बात करते हैं, कभी अपने भाई के पांव पकड़ने की बात करते हैं, और इनकी यही बातें इनकी पार्टी में कंफ्यूजन पैदा करती हैं, क्योंकि उनकी भतीजी का ख्याल है कि पांव पकड़ने से काम नहीं बनेगा, मज़ाहमत होगी तो ही ताकतवर इदारे मफाहमत पर राजी होंगे, हक लेना हो तो इसके लिए लड़ना पड़ता है। शहबाज शरीफ का अपने भाई और भतीजी से बयानिए का इख्तलाफ हमेशा से है। उन्होंने मफाहमत के रास्ते पर चलते हुए मौजूदा हुकूमत के साथ चलने की पेशकश भी की थी, मिसाक मईशत का भी ऐलान किया था, लेकिन मरियम नवाज ने बाशगाफ अल्फाज में मिसाक मईशत के खिलाफ बयान दे दिया। वी आर प्रिपेयर्ड के PTI के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी
हम करें। मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है मेरा ख्याल है। नौबत यहाँ तक पहुंची कि शहबाज शरीफ को बरमला अपनी भतीजी की तर्ज सियासत पर अदम इत्मीनान का इजहार करना पड़ा। इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज को ग्रूमिंग की जरूरत। शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन तहरीक का हिस्सा बनने से भी गुरेजा नजर आए। अक्टूबर 2019 में मौलाना फजलुर रहमान ने मार्च की सूरत इस्लामाबाद का रुख किया तो शहबाज शरीफ की शिरकत अलामती नौयत की रही। फिर जब बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपोजिशन तहरीक की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे तो शहबाज शरीफ ने फौरन ये जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो के कंधों पर डाल दी। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। नाज़रीन, यही गुरेज का रवैया शहबाज शरीफ का दीगर सियासी और कौमी मामलात में भी रहता है। भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की तो शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्ज अमल पर तनकीद की। वज़ीर आज़म ने पूछा तो क्या करूं, क्या भारत पर हमला कर दूं? शहबाज शरीफ इसका भी वाज़ेह जवाब। जो इनकी बातों से नजर आ रहा है, जो उन्होंने ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? क्या करूं और बताइए क्या करें? प्लीज आंसर करें। किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें। अगर आपने करना तो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा। शहबाज शरीफ मफाहमत के रंग में ऐसे डूब चुके हैं कि अपने खिलाफ होने वाली ज्यादती पर खुलकर एहतजाज भी नहीं करते और जिस अंदाज में आवाज उठाते हैं इस पर परेशानी होने की बजाय हंसी। वजीर आजम फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने। शहबाज शरीफ की क़यादत का अंदाजा जुलाई 2018 को उस वक्त भी हुआ जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज बरतानिया से लाहौर पहुंचे। लाहौर से इन्हें गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन शहबाज शरीफ लाहौर में होते हुए भी रैली लेकर एयरपोर्ट न पहुंचे। शहबाज शरीफ की कंफ्यूजन की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो गए? कहने को तो वो नून लीग के सदर हैं, लेकिन वफाकी वजीर शेख रशीद इन्हें अपनी पार्टी का आदमी कहते हैं। शेख रशीद ये बयान दे चुके हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ को जो कहा वो वही करेंगे। ये सारी मुसीबत मरियम बीबी ने अपने सर मोल लिया, सारे खानदान की सियासत को तबाह और बर्बाद कर दिया। शहबाज मेरी पार्टी का आदमी है, समझदार है, लेकिन वो फंस गया है। एक तरफ उसका खून है, दूसरी तरफ उसकी सियासत है। ना वो खून को बचा सकेगा ना सियासत को बचा सकेगा, और ये ना हो कि डैश डैश डैश। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूंगा वैसा करेगा। आखिर शहबाज शरीफ की कंफ्यूजन भरी सियासत की वजह क्या है? इससे पार्टी को फायदा हो रहा है या नुकसान? पूछेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब शुक्रिया। कंफ्यूजन की पॉलिसी है शहबाज शरीफ साहब की, अपने बयानिए में कंफ्यूजन है, करना क्या है उसमें कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन का आपकी पार्टी को नुकसान भी हुआ। अच्छा, उनके हालिया इंटरव्यू में ऐसा लगता है कि उनकी पॉलिसी से पार्टी के दीगर रहनुमा इत्तेफाक भी नहीं करते। देखिए, पहली बात तो मैं ये वाजे कर दूं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा का कोई बयानिया नहीं है और कोई दूसरा बयानिया नहीं है। बयानिया एक है जो कि PMLN का है, मियां नवाज शरीफ पार्टी लीडर हैं उनका है, और वो बड़ा दो टोक बयानिया है कि वोट को इज्जत दो, वोट के फैसले को तस्लीम करो ना कि तब्दील करो। सिविलियन बालादस्ती और आइनी हदूद में सब वो अदारे हों, वो पार्लियामेंट हो, वो जुडिशरी हो, आइनी हदूद में काम करें और फ्री फेयर इलेक्शन जो कि इन तमाम चीज़ों की बुनियाद है, जिससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा बयानिया नहीं है। यहाँ पे आके लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो ये है कि इस बयानिए, इस मंजिल के हसूल के लिए एक रास्ता ये है कि अवाम को इससे आगाह किया जाए, अवामी प्रेशर उसको बिल्ड किया जाए, वॉइस किया जाए, अपनी आवाज़ जो है उसे उठाया जाए, सच्ची बात है उसको कहा जाए और अपने मौक़िफ़ को जो है वो बयान किया जाए, जिसे लोग कहते हैं कि जी ये मुज़ामत है। हालांकि ये मुज़ामत नहीं है। सच्ची बात करना, अपने मौक़िफ़ को वाज़े करना, ये कोई मुज़ामत नहीं है। मुज़ामत और चीज़ होती है, लेकिन अब इसे मुज़ामत बना दिया गया है। दूसरा रास्ता, अच्छा, तो राना साहब, अब एक मियां साहब का एक बयान है, मैं चाहूंगा इसकी वजाहत आप कर देंगे। नहीं सुन ले ना। दूसरा जो है वो
तरीक़ाकार ये है कि जी मुखालफ फ़रीक से या मुखालफ कुव्वतों से जो इसके रस्ते में हायल हैं, हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक उनको डायलॉग के ज़रिए से जो है वो कायल किया जाए कि वो मुल्क में वोट की इज़्ज़त, फ्री फेयर इलेक्शन की तरफ जो है वो मुल्क को जाने दें। इसके मियाँ शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा करीब हैं, वो इस तरीक़ाकार को ज़्यादा रेलेवेंट समझते हैं। कुछ दोस्त जो है वो दूसरे तरीक़ाकार को ज़्यादा रेलेवेंट समझते हैं। तो ये तरीक़ाकार का फ़र्क है और ये दोनों तरीक़ाकार जो है ये बैन ही चलेंगे। ये इसी तरह से होता है, कोई जदोजहद हो, आज़ादी की जदोजहद हो, हकूक़ के असूल की जदोजहद हो, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, कभी जोश कभी होश, तो ये इस तरह से चलेगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं गुफ्तगू, लेकिन राणा साहब देखिए अर्ज़ ये है ना कि आपको साहिल पे अगर पहुंचना है और हम अपने मौक़िफ़ को भी बयान करेंगे ना सर। ठीक, 2 कश्तियों में सवार तो फिर नहीं हो सके, कश्ती तो एक रखनी पड़ेगी मंजिल पे पहुंचने के लिए। जब बयानिया ये एक है तो कश्ती एक है। चले मैं फिर वो एक बयान पढ़ देता हूँ, आप उसकी तशरीह खुद कर दीजिएगा सर। माजी की गलतियां भुलाकर आगे बढ़ने का मशवरा देता हूँ। अब हुकूमत ने भी इस पे एक अपना रद्द-ए-अमल दिया है। अब अगर पार्टी के सदर कह रहे हैं जी माजी की गलतियां भुलाओ, इसका मतलब है पनामा भुला दो, नैब की सजाएं भुला दो, इसका मतलब है जो नाअहली हुई वो भुला दो, जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ चपकलिश रही वो भुला दो, जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी गुजरावाला में जिसमें बाकायदा इदारों के सरबराह का नाम लिया गया था कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है बकौल उनके, वो भुला दो। तो यहाँ पर तो पार्टी सदर कह रही है कि सब कुछ भुला दो, इलेक्शन को लूटा गया ये भुला दो। तो सर ये बयानिया किसका है? ये बयानिया जो है ये बयानिया नहीं है, ये बयानिया तो जो मैंने अर्ज़ किया ना, बयानिया तो वही है। लेकिन अगर उस मंजिल के हसूल के लिए, फ्री फेयर इलेक्शन के लिए, आइन की पासदारी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए अगर इस्टेब्लिशमेंट और दूसरी कुव्वतें और PMLN जो कि एक अवामी कुव्वत है, एक सियासी जमात है, अगर सब कुछ भला के इस मंजिल का हसूल होता है तो बिल्कुल हम तो इस मंजिल के हसूल के लिए हैं, हम कोई अपने ज़ाती इंतकाम लेने के लिए। यानी आप एग्री करते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब के इस बयान से? जी हम बिल्कुल इस बयान से एग्री करते हैं कि अगर पाकिस्तान को फ्री फेयर इलेक्शन और पाकिस्तान को सिविलियन बालादस्ती, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हासिल होता है और हमें ये कहा जाता है कि जी आपको जो सज़ा दी गई, आपके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, आपको जनाब जो है वो हुकूमत से निकाला गया, तो उसको आप छोड़ें और आगे की तरफ बढ़ें। तो इसी के लिए तो हम जदोजहद कर रहे हैं। और हमारी जदोजहद किस मकसद के लिए है? बिल्कुल हम तैयार हैं अब ये मंजिल का हसूल जो है यही तो हमारी कामयाबी है। ये सजाएं, ये मुकदमे, ये हमने भुगता किस लिए है? इसीलिए भुगता है कि मुल्क में जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन हो, जब कोई इंटरवेंशन ना हो। पार्टी के सदर होने के हैसियत से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अभी, इन कोशिशों का आगाज करते हैं तो इन्हीं की कोशिशों को सबूताज भी उनके घर से किया जाता है। यही शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने कहा कि जी मिसाके मईशत करते हैं। मरियम नवाज ने मिसाके मईशत के खिलाफ बयान दिया। तो जो चीज़ शहबाज शरीफ साहब करना चाह रहे हैं, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि ये अगर हो जाए तो अच्छी बात है, मरियम साहबा एग्री नहीं करती उससे? नहीं, देखें ये एग्री जो है ना, ये एग्री तो 2 फ्रीक हैं, दोनों फ्रीकों ने होना है ना। एक फ्रीक के एग्री होने से तो एग्रीमेंट नहीं हो जाएगा। मियाँ शहबाज शरीफ की जमात जो है या मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो अपने इस मकसद की कामयाबी के लिए अगर ये कामयाबी हासिल होती है अगर, तो वो सब कुछ बुलाने को तैयार हैं, लेकिन ये मकसद हासिल हो तो उसके लिए आपको किसकी नॉड का इंतजार है सर? कौन यस कहेगा कि जनाब ठीक है आ जाए टेबल पे बैठते हैं इस मकसद के हसूल के लिए? शहबाज शरीफ साहब तो कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी लेग पुलिंग अगर पार्टी के अंदर से होगी सर, तो फिर ये कोशिश कैसे कामयाब होगी? नहीं, कोई लेग पुलिंग नहीं होगी। जब कोई मामला तय होना होता है तो उसमें लेग पुलिंग जो है वो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बात को
जो है वो समझा जाए तो वो इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की के मुस्तकबिल के लिए वो बात कर रहे हैं, इस मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो बात कर रहे हैं। वो तसादम के रास्ते से रोकना चाहते हैं, वो एक ऐसा बाइज्जत हल चाहते हैं जिसके ऊपर दोनों फ्रीकैन के लिए विन विन जो है वो पोजीशन होगी। और दूसरा फ्रीक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, किसको नहीं मालूम कि दूसरा फ्रीक कौन है। राणा साहब, आप एक इंतहाई सीनियर लीडर हैं PMLN के, और आपकी बात कही हुई बात मैटर करती है सर। देखें, शहबाज शरीफ की जो मफाहमत वाली बात है वो अब की नहीं है, वो बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन इसका अगर जलसे में कोई शख्स कौन, बल्कि पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब अगर ये कहे फुला शख्स, फुला इदारे का सरबराह, फुला शख्स इसने इलेक्शन चुराया, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, तो इसका मतलब है कि पार्टी के जो कायद हैं वो पार्टी के सदर के बयानिए से इत्तफाक नहीं करते हैं। पार्टी का सदर कह रहा है मफाहमत करो, पार्टी का कायद जलसे में खड़े होकर नाम ले रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों के बयानिए तो जुदा जुदा थे ना सर, शुरू से ही जुदा जुदा थे। नहीं, बयानिए कैसे जुदा जुदा हो गए? बयानिया तो है ही एक। बयानिया तो ये है इलेक्शन चोरी ना करो, बयानिया तो ये है कि अवाम के फैसले को तब्दील ना करो, बयानिया तो ये है कि अपनी आईनी हदूद की पासदारी करो, बयानिया तो ये है। तो मामला ये है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ ये कहते हैं कि इलेक्शन चोरी हुआ तो क्या वो झूठ कहते हैं? इलेक्शन चोरी हुआ नहीं। अगर वो कहते हैं कि तमाम अदारे जो हैं बशमूर पार्लियामेंट के आईनी हदूद में रह के काम करें, तो क्या ये बात वो गलत कह रहे हैं? और अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये मंजिल जो है, इसका हसूल जो है वो इस तरह से हो सकता है, तो हो जाए। जब ये हो जाएगा, जब हम ये कहते हैं कि पिछला इलेक्शन की चोरी हम भूलने को तैयार है, अगला चोरी नहीं होना चाहिए, तो फिर जब अगला चोरी ना होने का जो है वो मामला सामने आ जाएगा, तो पिछले के ऊपर जो है वो जाके जो है वो अड़ा रहेगा। वो ठीक है, पिछला जो हो गया वो ठीक है, गलतियां हुई हैं जिस तरह से उन्होंने भी कहा। अब उन गलतियों को एक साइड पे करके या बुला के हमें अब आगे जाना चाहिए ना। अब 2018 का इलेक्शन तो वापस नहीं आ सकता, हम जितना मर्जी जो है वो जतन करें वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब अगला इलेक्शन जो है वो 22 में हो या 23 में हो, वो तो ठीक हो सकता है ना। तो उसको ठीक करने के लिए जो है वो बिल्कुल हम तो इस जद्दोजहद में हैं। और ये जद्दोजहद जो है ये अगर किसी मामले के ऊपर फिर अब बिल आखिर जो है ना वो जंग भी हो, लड़ाई भी हो, एहतजाज भी हो, एहतजाजी तहरीक भी हो, तो फिर भी आखिर बात तो बैठ के ही होती है ना। तो ये अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जंग से पहले बैठने की बात कर रहे हैं तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। ठीक है राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा यहाँ पर लेंगे। तहरीके इंसाफ की जो हुकूमत है उसके लिए हर बात का एक जवाब जस्टिफिकेशन है। महंगाई को लेकर के तहरीके इंसाफ की हुकूमत के पास बड़ी इंटरेस्टिंग जस्टिफिकेशन होती है, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। इंसाफ की हुकूमत हर मसले को लेकर जवाब तराशती है, इस जवाब के पीछे छुपकर अपनी नाकामियों का दिफा करती है। मगर दिलचस्प बात यह है कि महंगाई को लेकर तहरीके इंसाफ तमाम तर जवाब तराशने के बावजूद भी राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा महंगाई पर तवज्जो देने के दावे किए गए, मगर हुआ क्या? मर्ज बढ़ता गया। जूझू दवा की और आज सूरत हाल ये है कि हर महाज पर कामयाबियों के दावे करने वाली PTI हुकूमत बढ़ती महंगाई के आगे मुकम्मल बेबस नजर आती है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तवज्जो देने और तवानाइयां लगाने के बावजूद भी महंगाई की बुलंद तरीन शरह बरकरार है। वफाकी इदारा शुमारियात हर महीने महंगाई में इजाफे की खबरें देता है। हर महीने अपनी रिपोर्ट में PTI हुकूमत की कारकर्दगी आवाम के सामने खोल कर रख देता है। जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी तब महंगाई की शरह 4.7% थी। 2019 में बढ़कर 6.8% पर गई। 2020 में तो हद ही हो गई, महंगाई की शरह 10.7% तक पहुंच गई। और इस साल ये शरह नमू और ये जो शरह है ये 9% को छू रही है। पिछले माह की भी महंगाई रिपोर्ट आ चुकी है और मामूल के मुताबिक गुज़िश्ता माह भी महंगाई में 1.3% इजाफा हुआ, जिसके बाद जुलाई में महंगाई की शरह 8.4% रही। PTI हुकूमत में अशिया की कीमतें बढ़ना हैरान कुन बात नहीं, लेकिन हैरत तब होती है जब हुकूमत के वजीर, मुशीर और दीगर हुकूमती शख्सियात कहते हैं कि इन्हें सबसे ज्यादा फिक्र महंगाई की है। हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है।
रही है। यही नहीं बल्कि वजीर आजम खुद भी बार बार कहते रहते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है, अब मैं महंगाई खत्म करूंगा। यह सिलसिला अभी तक जारी है। 3 साल गुजरने के बाद आज भी वजीर आजम कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बड़ा मसला है। रोजाना इस पर इजलास बुलाते हैं, कैसे महंगाई को कम किया जाए। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम ने महंगाई में कमी का एक प्रोग्राम लाने का ऐलान किया था जो दिसंबर में शुरू हो गया। प्रोग्राम वजीर आजम आपके साथ में बात करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने बताया था कि इस प्रोग्राम से 40% निचले तबके को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। हम जद्दोजहद कर रहे हैं कीमतें नीचे लाने के लिए, यानी हमारा सारा वक्त हर हफ्ते मीटिंग होती है कि कैसे हमने रोकना है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी। ये पहली दफा पाकिस्तान में होगा कि हम 40% जो निचला तबका है हमारा, उसको डायरेक्ट हम उनको सब्सिडाइज करेंगे, यानी खाने पीने की चीजों पे महंगाई से बचाने के लिए उनके पास डायरेक्ट सब्सिडी जाएगी। ये हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह दिसंबर में शुरू हो जाएगा। एक जानिब वज़ीर आज़म महंगाई का एतराफ कर रहे हैं, महंगाई कम करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान महंगा नहीं है, अभी भी बहुत से मुल्कों से सस्ता है। आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान है। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। लेकिन साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर उमर ने अदद-ओ-शुमार देकर वज़ीर आज़म के इस दावे की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बांग्लादेश में महंगाई की शरह 5.6%, भारत में 6.6% और श्रीलंका में 4.5% है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 10.7% है, जो कि पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई की शरह है। हकीकत यह है कि जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई है, कभी महंगाई बढ़ने का नोटिस लिया जाता है, कभी महंगाई में कमी लाने की खुशखबरी सुनाई जाती है, कभी कहा जाता है कि अब मैं अशिया की कीमतों के मामले को मैं खुद देखूंगा। लेकिन इस सब के बावजूद अशिया की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और हुकूमत की कारकर्दगी का यह नतीजा है कि 2008 के मुकाबले में आज बुनियादी जरूरत की हर चीज उसकी जो कीमत है वो इंतहाई महंगी हो चुकी है। मादक था 2018 के मुकाबले में तहरीक-ए-इंसाफ के 3 साल में चीनी की कीमत दुगने इजाफे के साथ 55 रुपए से बढ़कर 110 रुपए की हो चुकी है। आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए महंगा हुआ। दाल माश में 106 रुपए फी किलो, जबकि दाल मसूर में 42 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। 3 साल में दूध और दही वो भी महंगे हुए। बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जनाब सदाकत अली अब्बास। भाई साहब शुक्रिया सर आपका। सर ये जवाज है, हर चीज की एक वजह है, लेकिन आप वजह बता देते हैं, महंगाई खत्म क्यों नहीं करते? वज़ीर आज़म कौम का लीडर होता है और घर का बड़ा होता है, और घर के बड़े ने जो घर की मुश्किलात होती हैं वो बतानी भी होती हैं, और कोई झूठ बोल के काम नहीं चलाना होता। मैं अभी भी जहाँ पे ठहरा हूँ, मुझे कहता जी आप वज़ीर आज़म से किया, हम उनको बहुत पसंद करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन महंगाई है। यानी पाकिस्तान का हर आदमी अगर ये बात करता है तो आप ये कैसे फ़र्ज़ कर लेंगे कि वज़ीर आज़म को इसका एहसास नहीं है? इसलिए बार बार ये कहना कि महंगाई है, मुझे उसका पता है, और उसको हल करने की भी आपने अगर तकरीर पूरी का हवाला देते तो उन्होंने उस महंगाई की वजूहात की भी बयान की कि महंगाई की वजह क्या है, पूरा पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का कंपैरिजन भी क्या कि पाकिस्तान कंपैरेटिवली कहाँ खड़ा है और महंगाई को डील कैसे करेंगे, इस पे भी उन्होंने बात की है। अब आपका सवाल जो है मैं उसका जवाब देता हूँ। महंगाई है, माना है, महंगाई क्यों है, वजह बताई है। पाकिस्तान में और दुनिया में महंगाई का आपस में क्या तवाज़न, क्या मुवाज़ना है, वो अधूरा मैं उस पे आप मुझे मैं एक्सप्लेन करूंगा। और महंगाई को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, आप सवाल करें मैं जवाब। सर अर्ज ये है, जब हम अमेरिका से या किसी यूरोपीय मुल्क से कंपैरिजन करते हैं ना कि वहां की महंगाई देखें और यहाँ के, सर वहां की बाइंग पावर भी देखा करें, फिर वो भी दिखाया करें कि वहां की पर कैपिटा इनकम कितनी है। खाली ये ना कहा करें कि जी वहां महंगाई ज्यादा है, वहां पे अर्निंग भी उस हिसाब से हो रही थी। एक बात, ये इसका जवाब सुने। हाँ जी, वजीर आजम ने पेट्रोल की प्राइसेस का कंपैरिजन किया उन मुल्कों में जो पेट्रोल को इंपोर्ट ने, जो पेट्रोल खुद नहीं जिनका पैदा होता है इंपोर्ट करते हैं, वो कंपैरिजन ऐसे ही होता है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत कोई बहुत महंगा करके तो नहीं बेच रही। ये इस हवाले से कहा था जब इंटरनेशनल कंपैरिजन होते हैं तो वो इस तरह कीमतों के नहीं होते, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के होते हैं कि पाकिस्तान में आमदनी के हिसाब से जिंदा रहना कितना मुश्किल है। ये जो इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं एनालिसिस कर रहे हैं, उन इकोनॉमिस्ट से सीख के आपसे बात कर रहे हैं। वो जो वजीर आजम जिसकी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिंदा रहने का एक म्यार जिंदगी मेंटेन करना कितना मुश्किल है, वो अफगानिस्तान से बुरा है, बेहतर है, उज्बेकिस्तान से बेहतर है। जिन मुल्कों की बात कर रहे थे वो बिल्कुल उनकी आमदनी और उनकी खराजात और कीमतों का मुवाजना होता है। लिहाजा वो ऐसा नहीं है कि हम यूरोप की कीमतों की बात करें और उनकी
आमदनी की बात ना करें तो वो कंपैरिजन है। पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो दुनिया में सबसे सस्ता है। गो कि हम नहीं कहते कि सस्ता है, पहले से महंगा हुआ है, लेकिन आज भी पेट्रोल दुनिया में सबसे सस्ता है पाकिस्तान में, अगर उसको कन्वर्ट करें। इस पे आपने बहस करनी है। मुझे तो वो असद उमर साहब का बयान याद आता है ना, जब वो असेंबली में खड़े होकर कहा करते थे कि पेट्रोल हमारे यहाँ इतना महंगा है, ये टैक्स लगाते हैं। कहा था ना 2013 में कहा था, आज 9 साल के उतना ही रहे। 2013 में चाय की प्याली 5 रुपए था, 2013 में चाय की प्याली 5 रुपए की थी, आज 30 रुपए की हो गई है। पेट्रोल अगर उस वक्त 60 का वो कह रहे थे और आज 118 का है, तो कौन सा जुल्म है? ये तो आपका फेवरेट टॉपिक है मीडिया का। 2013 में जो आप कहते थे वो भी यही वजूहत दिया करते थे उस वक्त, जब हम उनसे बात करते थे ना आपके भी। 2013 में वो कहते थे कि 60 रुपए का हो, तो आज अगर 2013 के मुकाबले 9 साल बाद वो अगर 120 रुपए का 18 का है, तो मैं नहीं कहता अच्छी बात है, ये बिल्कुल महंगा। खान साहब कहां से पैसे लाए? प्राइम मिनिस्टर साहब जो बाहर से महंगा आ रहा है, तो पाकिस्तान में आप अगर सब्सिडी देंगे तो सब्सिडी आप जैसे अमीर खा जाएंगे, सब्सिडी इसके बजाय हम गरीबों को देंगे और डायरेक्ट टारगेट करके देंगे। पूरी पीटीआई बशमूल प्राइम मिनिस्टर साहब जो महंगाई के वजूहात बताते हैं ना, वो एक दफा सर आप भी सुन लें, नाज़रीन भी सुन लें। फारिस, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसका हल ये है कि अपने मुल्क की दौलत बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएट करें। और जब तक नहीं होती लोग खुदकुशियां करें। क्या करें आप? और जब तक नहीं होती लोग खुदकुशियां करें। क्या करें आप? सर इतनी वजूहात में से वजह बता दे, मेन वजह बता दे, कौन सी वजह है? आप ऐसे सारी वजूहात जो भी इंटरव्यूज आपने सुनाए, जिसका एक का कहेंगे मैं उसका जवाब दे दूंगा। जो असद उमर साहब ने कहा कि जब हमें हुकूमत मिली तो $20 अरब का खसारा था। उस खसारे का मतलब था कि हमारे पास $20 अरब कम होने थे। जब $20 अरब मुल्क में कम होंगे तो डॉलर महंगा होगा, जब डॉलर महंगा होगा तो महंगाई आएगी। आज वो खसारे कम हुए, महंगाई की रेशो खुदा न खास्ता अगर उतने खसारे होते तो इतनी ज्यादा होती कि शायद आप और मैं सर्वाइव ना कर सकते। अब जहां तक आपने बाकी एक दो बातें और भी सुनाई, मैं आपको कह दूं कि हुकूमत का काम होता है कि सप्लाई और डिमांड को मेंटेन रखना और उसके लिए एक फीजेबल एनवायरनमेंट देना। इसके अलावा अगर दुनिया में पेट्रोल एक वक्त में जो ऑयल का तेल का एक बैरल था $1 का था, आज वो 80 का हो गया, तो ज़ाहिर कीमत तो बढ़नी है। और अगर हम वो अपने पास से सब्सिडी दें और उस सब्सिडी का पेट्रोल का सब्सिडी अमीर आदमी इस्तेमाल करे तो गरीब के लिए पैसे नहीं बचेंगे। सर आपने देखे वाली बात है, बिजली आप लोग महंगी की आपने, पेट्रोल आपने महंगा किया, बिल्कुल किया, पीछे से आ गया, मिला आपको महंगा मिला। 2013 में ऐसा नहीं था। 2013 में नवाज शरीफ खुद महंगा करता था, तब तेल पीछे से महंगा नहीं होता था। 2013 में $150 बैरल पर भी गया सर, गया ना, ठीक है ना सर। अभी वो हालात नहीं है, लेकिन तब आप कहते थे नवाज शरीफ महंगा करता, अभी भी डॉलर अभी भी सस्ता नहीं हो पा रहा सर, 162 पे पहुंच चुका है। मैं कह रहा हूं मल्टीपल बात है ना, मल्टीपल बात है। उस वक्त जब $150 का बिजली की कीमत बढ़ा दी, तेल की कीमत पीछे से बढ़ गई, गर्दिशी कर्जा आपका खत्म नहीं हो रहा। आप आवाम से पैसे ले रहे हैं लेकिन गर्दिशी कर्जा आपका बढ़ता जा रहा है सर। अच्छा, आप जिस करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस में लेके गए थे वो दोबारा वो वापस जो है वो नेगेटिविटी में जा रहे हैं। कर दी हैं जी। आपने बिजली वाला सवाल किया, बिल्कुल ठीक सवाल है। बिजली महंगी हुई है लेकिन वो मुआहदे हमारे पुराने हैं और हमने उनको ऑनर करना है, उनसे निकल नहीं सकते। नंबर 1, आपने बिल्कुल राइटली कहा कि हमने बिजली महंगी की, इसके बावजूद खसारा क्या हो, जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जा कम नहीं हुआ। तो ये आप देखें क्या जुल्म पाकिस्तान से किया है इस हुकूमत। ये किसने? ये भी नून लीग ने किया। उनके मुआहदे किए में सर, वो 1200 पे आपको सर्कुलर डेट छोड़ के जा रहे हैं, आप उसको 2400 पे लेकर जा रहे हैं। 2018 में कैपेसिटी चार्जेस से 450 अरब रुपया सालाना और 2023 में वो हो जाएंगे 1500 अरब सालाना। ये हमने मुआहदे नहीं किए, हम तो उस मुआहदे के चक्की में पिस रहे हैं। तो मामला क्या है? एक तो ये है कि हमने बिजली महंगी भी की और आपने खुद ही कहा महंगी करने के बावजूद भी वो जो सर्कुलर डेटा वो कम नहीं हुआ। तो सोचें कितना बड़ा जुल्म हुआ। एक मुआहदा इस हुकूमत ने किया, इस हुकूमत ने कोशिश की है कि अब जो पानी वाली बिजली है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजली है, जो सस्ती बिजली है, उसके मंसूबे लगाए जाएं। ये मंसूबे जब आप लग रहे थे उस वक्त हम चीख रहे थे और आज हमें जो मिसालें सुना रहे हैं ये उस वक्त के दौर की थी। ये तो होगी बिजली की बात। दूसरा सवाल आपका क्या था कि मैं जवाब दूँ? सर यही डॉलर की बात। देखिए डॉलर भी, ये जहांगीर तरीन साहब ने समा के प्रोग्राम में कहा था कि हमने भी कोशिश की कि डॉलर को हम रोक के रखें। डेफिनेटली उसके लिए आपको डॉलर झोंकने पड़ते हैं, कोशिश के बावजूद डॉलर 162 का सर। देखें हाँ, आपका सवाल यह था कि आपका करंट अकाउंट का खसारा दोबारा आ गया। बिल्कुल सही बात है, जवाब दे दिया आपने। करंट अकाउंट का खसारा $20 अरब का होना और करंट अकाउंट का खसारा $2 अरब का होना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। अब का खसारा पिछले खसारे का 10% है। खसारा क्यों हो रहा है? एक्सपोर्ट हमने बढ़ाई है, लेकिन अगर पूरे 70 सालों में एक्सपोर्ट $20 अरब है तो आज एकदम से 70 नहीं हो जाए, 60 नहीं हो सकती। हमने बढ़ाई है, लेकिन आज इस वक्त मशीनरी इंपोर्ट हो रही है, इसलिए वो खसारा 1.5
2 अरब डॉलर का है, खुदा न खास्ता 20 अरब का ना है, ना होने देंगे। थोड़ा सा हमने जो ग्रोथ आई है उसमें इंपोर्ट्स आई हैं और इंपोर्ट ऑफ मशीनरी आई है, जिसकी वजह से ये खसारा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।